डू यू बिलीव कि ये जो जेन जी का डिजिटल फर्स्ट प्रोटेस्ट था उसने ओवरऑल इम्पैक्ट किया? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ जेन जी? I would say कि it was because of the systems that Gen Z is used that helped. तो जब तक अपने पे नहीं आती है ना कि हम डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हैं, क्या करना है, जो हो रहा है होने दो। मैं से जब जब हम बनता है तब तक पावर बढ़ती है एंड दैट इज व्हेन द प्रोटेस्ट एक्चुअली बिकम्स. आपको ऐसा लगता है आप में बहुत एनर्जी है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, इनफैक्ट टू द पॉइंट डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो सकती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ. सो पिछले कुछ मंथ्स में वन वर्ड दैट हैज़ बीन ऑन आवर माइंड्स इज प्रोटेस्ट. एंड जब प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्टर्स होते हैं. तो जंतर मंतर से लेके झारखंड तक इतने सारे प्रोटेस्टर्स हमने देखे हैं. बट व्हाट एग्जैक्टली गोज इनसाइड द माइंड ऑफ अ प्रोटेस्टर, यही डिस्कस करेंगे हम. और आज हमारे साथ हैं साइकाइट्रिस्ट शौर्य गर्ग. हाय शौर्य, हाउ आर यू? Hi, I'm good. Thank you for calling me. ओके. सबसे पहले तो आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी. क्या क्या किया है तुमने लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए? So I am Dr. Shaurya Garg. I did my MD psychiatry from AIIMS Delhi. Okay. फिर मैंने MBBS किया था अपना सफदरजंग हॉस्पिटल में 2016 में. Okay. एंड बिफोर दैट आई वाज इन DPS वसंत कुंज एंड बस दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप, यहीं पढ़े, यहीं MBBS किया, यहीं MD किया. और अब मैं कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट लाजपत नगर में. ओके. एंड क्यों चूज किया तुमने ये? बिकॉज बहुत कम देखे हैं हमने कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, मतलब मेल्स जो हैं बहुत कम देखे हैं हमने. मोस्टली फीमेल्स गो फॉर दिस काइंड ऑफ. सी सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था अपनी सफदरजंग में, तो मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको आई हैड सीन लॉन्ग बैक एज अ स्टूडेंट एंड देन एज अ इंटर्न आई वाज seeing her as a follow-up patient. Okay. And somehow I ended up with the same patient I had seen about 2 years back. And she said one thing to me कि डॉक्टर 45 साल की ज़िंदगी में मुझे पहली बार पता चला खुशी क्या होती है. अच्छा. Because for somebody who has never been happy or somebody who has never experienced happiness, उसके लिए baseline sadness ही ज़िंदगी थी कि she never realized कि this is happiness. So it felt like something that कि I can help people, those who don't know that they need help. तो वो जो एक फीलिंग थी वहाँ से, एंड मल्टीफैक्टोरियल था. ऑफ कोर्स हमारी वर्क लाइफ काफ़ी बेटर होती है कंपेयर टू सर्जन्स. फाइनेंशियली इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग एंड एल्ट्रिस्टिक नीड्स फुलफिल होती हैं. पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है एंड वी जस्ट डोंट चेंज देयर मोर्टेलिटी. ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी मौत का सवाल होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है. आई हैव सीन समबडी completely losing 4-5 CRs in a day because of an illness and then recovering back from there and establishing a full empire. तो आप उसके माइंड को किसी तरीके से एक बेसलाइन नॉर्मल पे लाके यू कैन जस्ट चेंज देयर एंटायर वर्ल्ड व्यू. सो दैट वाज ऑलवेज इंस्पायरिंग. ओके. एंड 11th एंड 12th में भी फ्रैंकली मेरे पास साइकोलॉजी था एडिशनल सब्जेक्ट. ओके ओके ओके. सो इंटरेस्टिंग. ओके. तो बिकॉज आज का टॉपिक इज अराउंड प्रोटेस्टर्स एंड प्रोटेस्ट, तो आई थिंक बहुत बेसिक क्वेश्चन से आई वांट टू स्टार्ट कि भाई क्या होता है कि एक यंग प्रोटेस्टर जो है, मतलब एक 17, 18, 19 साल का बंदा, व्हाट पुशेस दैट पर्सन टू गो, मतलब घर से निकल के वहाँ प्रोटेस्टिंग के लिए जाना? व्हाट इज दैट? क्या आता है उसके दिमाग में? सो प्रोटेस्टर की जो साइकोलॉजी होती है ना, उसके पीछे कई एलिमेंट्स हैं और कई साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया है. सो इट कम्स विद 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स. फर्स्ट आपका होता है इनजस्टिस, सेकंड होता है आपका आइडेंटिटी, थर्ड आपका होता है योर एफिकेसी, एंड फोर्थ जो नया मॉडर्न टर्म है दैट इज मोरालिटी. तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ. सो आइडेंटिटी में क्या होता है, फॉर इनजस्टिस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का प्राइस आपने बढ़ा दिया है, तो कोई एक इंसान कहेगा अरे यार पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया है. सो उधर ना अनोयंस है, एक इरिटेशन है, लेकिन उधर इनजस्टिस अभी वैसा नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करने उतर जाए. राइट. बट अगर मान लो दूसरा इंसान ये बोले यार प्रोटेस्ट, इन्होंने पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया है, ये हमेशा मेरे पीछे ऐसा कुछ करते हैं, ये मिडिल क्लास का ध्यान ही नहीं देते हैं, ये हमें परेशान करना चाहते हैं. सो नाउ दिस अनोयंस हैज बिकम एज अ फीलिंग ऑफ इनजस्टिस. तो सबसे पहले आता है इनजस्टिस. दूसरा मैंने बताया था आइडेंटिटी. जब मैं की भावना हम में बदल जाए कि यार मुझे ही नहीं परेशान कर रहे, हम पूरे मिडिल क्लास को परेशान कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं, हम जेनजी को परेशान कर रहे हैं. सो द मिनट यू चेंज फ्रॉम आई टू वी, द माइंडसेट चेंजेस, इमोशंस चेंजेस. तो आपके अंदर जो रेज है, जो गुस्सा है, वो कंबाइंड हो जाता है, वो साथ में आता है. थर्ड आता है एफिकेसी, कि यार मेरे जाने से कुछ होगा भी क्या, विल आई बी एबल टू चेंज एनीथिंग, मैं जाऊंगा कुछ होगा नहीं तो क्या फायदा. तो उधर वापस से जो आपकी आइडेंटिटी थी, वी की जो फीलिंग थी, वो आती है कि अगर यार हम सब जाएंगे तो मे भी कुछ हो जाए. तो एक इंसान उठ के जा पाता है. फोर्थ जो नया कॉन्सेप्ट था वो था मोरालिटी का, कि
मोरालिटी होते हैं आपका सब्जेक्टिव, आपका अपना पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स या बिहेवियर। एथिक्स जैसे एक सरकार बनाती है और एक है आपने क्या अपने लिए बनाया हुआ है। तो एक इंसान बोलेगा यार मैं जाऊं और कुछ ना भी हो लेकिन मैं कम से कम अपने आप को बोल पाऊंगा आई डिड समथिंग। सो दैट फीलिंग, ऑल ऑफ दीज फीलिंग्स वन कंबाइन एंड मेक अ प्रोटेस्ट अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट। सेकेंड आता है प्रोटेस्ट में ना दो एलिमेंट्स होते हैं, एक मूवमेंट ऑफ कॉन्शियंस और एक होता है मूवमेंट ऑफ क्राइसिस। सो मूवमेंट ऑफ क्राइसिस और कॉन्शियंस में क्या फर्क है? कॉन्शियंस मान लीजिए कि जैसे एक हमें विमेन एम्पावरमेंट करना है, औरतों के खिलाफ अत्याचार चल रहा है, सो हम एक मूवमेंट ऑफ कॉन्शियंस में है कि वी हैव टू एम्पावर विमेन। बट मान लीजिए किसी दिन कोई रेप की न्यूज आती है एंड यू गेट वेरी वेरी एंग्री, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो वो होता है मूवमेंट ऑफ क्राइसिस। एक प्रोटेस्ट सबसे बड़ा तब बनता है जब क्राइसिस का मूवमेंट कॉन्शियंस के मूवमेंट से कंबाइन हो जाए, तो वहां होती है टिपिंग पॉइंट, और वो पॉइंट पे आपके वो जो 4 एलिमेंट थे वो मिला के एक प्रोटेस्ट को एग्रीवेट करते हैं। तो हमारी जैसे अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसमें था कि यार बड़ा ओप्रेस कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बड़ा खराब चल रहा है, कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। शुरू के कई दिनों में प्रोटेस्ट में आप देखोगे बहुत भीड़ नहीं थी, बट द मिनट वो वांगचुक सर को उठा के ले गए या फिर देयर वाज लाठी चार्ज ऑन स्टूडेंट्स, द क्राइसिस हैपेंड। So movement of crisis with movement of conscience combined, and that aggravated the movement. And वहीं आपकी वो जो feeling थी injustice, आपकी identity, हम Gen Z, वहीं आपकी efficacy कि हम मिलके करेंगे तो शायद कुछ हो पाए, and then the morality कि कोई करे ना करे मैं तो जाऊंगा. So all of these combined puts a collective effort towards something. अब इसमें से ना एक एक चीज को थोड़ा सा और elaborate हम करेंगे. Okay, तो एक पार्ट है कि एक इंसान ना बहुत सेल्फिश होता है ऐसे अगर देखा जाए तो, जब तक अपने पे नहीं आती है ना कि हम डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्वड हैं, क्या करना है जो हो रहा है होने दो, तो वो जो एक गुस्से वाली फीलिंग है कि क्यों हो रहा है ये हम लोग के साथ, और ऐसा जो आपने बोला वी वाली जो फीलिंग आती है, इसमें मतलब कैसे वहाँ तक पहुँचता है? तो वो गुस्सा ज़रूरी होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वो सेल्फिशनेस जो है आपके अंदर कि मेरे साथ तो नहीं हुआ है, वो कब खत्म होता है? सो इसको ना एक ऐसे एग्जांपल से समझते कि जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, इसमें पानी है, ये पानी पूरा भर देते हैं हम और 2 बूंद ऊपर से डालते हैं, द वाटर विल स्टार्ट ड्रिपिंग। सो मैं अगर ये बोलूँ कि उन 2 बूंदों ने ये सारी चीजें की हैं, तो दैट विल नॉट बी वेरी ट्रू, क्योंकि वो ग्लास भरा हुआ था इसलिए दैट कुड हैपन। अगर वो आधा ही फिल होता तो नहीं होता। सिमिलरली इनजस्टिस की जो भावना होती है ना, वो बढ़ रही होती है, इट इज ऑलवेज डेवलपिंग, कि कुछ छोटा गड़बड़ हुई, यार बहुत खराब है सिस्टम, थोड़ी और गड़बड़ हुई, यार सिस्टम और खराब है, थोड़ी और गड़बड़ हुई, वो ग्लास भरता रहता है आपका। एक ऐसा मूवमेंट या मोमेंट आता है जिंदगी में जब वो पानी आपका बाहर निकाल देता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं प्री डिस्पोजिंग, कराने वाला फैक्टर। और आपका जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है वो दिखता है, प्री डिस्पोजिंग दिखता नहीं है। तो जब आप अपने तक रखते हो ना बात, यार खराब हो रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, रोड सही नहीं है, कोई बात नहीं मेरे साथ ही हो रहा है, ये करप्शन हो रहा है मेरे साथ ही हो रहा है, बट द मिनट यू हियर समबडी से, यू सी अच्छा शायद हम दोनों के साथ हो रहा है, अच्छा नहीं हम और लोगों के साथ हो रहा है, सो दैट आपका ग्लास भरता रहता है। एक मोमेंट ऐसा आता है कि आपका वो टिपिंग पॉइंट आ जाता है, जब वो मूवमेंट ऑफ क्राइसिस, मूवमेंट ऑफ कॉन्शियंस आती है, वो पानी बाहर निकल आता है, तब आप वो मैं से हम में कन्वर्ट होते हो और वो सेल्फिशनेस एकदम गायब होती है। करेक्ट, ओके। तो आई थिंक यहीं पर बिकॉज रिलेटेबिलिटी जो एक होता है, जेन ज़ी अपने आप को कैसे उस मूवमेंट से रिलेट कर पा रहा था, क्या उसके दिमाग में था? सी जेन ज़ी ने कुछ बहुत नया नहीं किया, द साइकोलॉजी ऑलवेज एग्जिस्टेड, इट इज द सिस्टम अराउंड इट विच चेंज्ड। मतलब जो इकोलॉजी है वो चेंज हो गई, कि पहले क्या होता था कि आप प्रोटेस्ट में जब सड़क पे गए तब प्रोटेस्ट चालू होता था, और जब आप आ गए प्रोटेस्ट बंद होता था, क्योंकि अब हमारे पास वो रोड हमारे फोन में है और वो माहौल हमारे फोन में है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। तो एवरी मिनट यू आर अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं, हम इन द सेंस हमारी यूनिटी, हमारी जो कलेक्टिवनेस है वो क्या हो रही है, वहां पे चल क्या रहा है। सो जेन ज़ी के साथ नया फैक्टर ये था कि द मूवमेंट ऑलवेज अलाइव, इट वाज अ लाइव स्ट्रीम। हिस्ट्री बुक में टेक्स्ट बुक की तरह नहीं था कि हमने ये फाइट की, हमने ये फाइट की, वो फाइट लाइव हो रही थी। दूसरा जेन ज़ी के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, दे यूज ह्यूमर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। सो ह्यूमर करती ना एक शेयर्ड सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आती है। आप कोई भी नया टर्म ले लो, 6, 7 और जो वास्तविक गुने वो जो था, या कोई भी जो नए टर्म्स थे, द मिनट आई सेड इट, आप और मेरे एक स्माइल आई, उस स्माइल के पीछे देयर वाज अ कलेक्टिव सेंस कि हम सब एक ही हैं और हम सब एक ही उस
हम सब एक ही हैं एंड वी आर गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग. राइट. तो वो मैं से जब जब हम बनता है तब तक पावर बढ़ती है एंड हम्म. दैट इज व्हेन द प्रोटेस्ट एक्चुअली बिकम्स. राइट. तो अभी जो प्रोटेस्ट हुआ और हमने देखे जिस तरह से रील्स बनाई गई और तरह तरह की चीज़ें हो रही थी, अभी सीरियस पार्ट पे हम लोग बाद में आएंगे, बट बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट ह्यूमर, इस लेवल की रील्स बन रही हैं, वो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वायरल हो रहे हैं. वन ऑफ देम, उससे भी मेरे इंटरव्यू पे हमने उससे भी किया था, अभिनव करके जो है, इतनी ज़्यादा उसको हाइप मिल गई एंड ऑल बिकॉज ही हिमसेल्फ टोल्ड कि मतलब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बस आई वेंट देयर एंड माहौल अच्छा लग रहा था एंड आई मेड अ रील और फिर वो ऐसे हो गया. तो लोगों ने बोला कि भाई सीरियसनेस नहीं है इसमें, मतलब जेनजी जो है वो सीरियस नहीं है, बट फिर भी इतना बड़ा कुछ रेवोल्यूशनरी हो गया इन स्पाइट ऑफ देम नॉट बीइंग वेरी सीरियस. ये ना एक जो वो हमारा पर्सपेक्टिव था कि अगर आप हंस के बता रहे हो तो सीरियस बात नहीं कर सकते हो. वो ही जेनजी ने इस बार ब्रेक किया कि आप सीरियस बात को भी प्यार से, हंसते हुए, कॉमिकल वे में, बिना ऑफेंड हुए भी ले सकते हो, जो इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग सबको सीखने की जरूरत है. कि आपने जोक में ऐसी बातें बोल दी जिन्होंने रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट किया. अगर यही जेनजी सीरियस ले रहा होता, एकदम सीरियसली ले रहा होता, तो एग्जॉस्ट हो जाता, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता, परेशान हो जाता. क्योंकि वहां पे जोक्स चल रहे थे. मैं खुद जब प्रोटेस्ट साइट पे गया था, आई सॉ कि किस तरह से लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और जो वीक है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वहीं पे जोक्स चल रहे हैं जिससे माहौल हमेशा लाइट बना रहे एंड आपका बात भी चली जाए और मेंटली एग्जॉस्टिंग भी ना हो. सो आई थिंक दैट केप्ट इट गोइंग. सो बेसिकली अगर हम ये जानना चाहें कि ह्यूमर साइकोलॉजी, आई थिंक इट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये ह्यूमर साइकोलॉजी, ये कैसे वर्क करती है? बिकॉज एक तरह से व्हेन इट ऑल स्टार्टेड इट वाज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, सुसाइड्स हो रही थी, इस तरह का माहौल था, बट देन ह्यूमर टुक ओवर. तो ये ह्यूमर साइकोलॉजी क्या होती है? सी अगर हम साइकोलॉजी की तरफ से जाएं तो जॉर्ज विलियन करके आदमी है, उसने ना हमें डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स बताए थे कि कुछ होते हैं मैच्योर तरीके और कुछ होते हैं इमेच्योर तरीके, कुछ न्यूरोटिक, वो थोड़ा एकेडमिक हो जाते हैं. लेकिन जो मैच्योर तरीका होता है उनमें से एक आता है ह्यूमर. एक होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एक होता है डिनायल, कि मतलब नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं. तो डिनायल जैसे एक एग्जांपल हो गया इमेच्योर वे, कि आपको पता है कि कुछ चीज हो रही है लेकिन यू कीप ऑन सेइंग नो अगेंस्ट इट, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, कि आप उससे बच के रहते हो, तो दैट इज इमेच्योर. ह्यूमर इज अ मैच्योर वे ऑफ डीलिंग इन अ डिफेंस मैकेनिज्म पर्सपेक्टिव. तो ह्यूमर से क्या होता है, आपने कोई चीज बोली जो सीरियस थी लेकिन इन अ कॉमिकल वे, वो तुरंत स्ट्रेस रिलीफ करता है. तो जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है ना डील करने की स्ट्रेस से, वो बढ़ जाती है. क्योंकि आपके पास अब उतना है नहीं जितना आपको परसीव हो रहा था, कि यू आर परसीविंग इट टू बी अ टू बिग ऑफ अ थिंग, बट ह्यूमर लेट इट बिकम स्मॉलर, सो यू कैन हैंडल इट मोर. प्लस इट एड्स ऑन टू द कलेक्टिवनेस, बिकॉज आप और मैं अगर एक जोक समझ रहे हैं तो इट बिकम्स हम दोनों के बीच की बात. वैसे ही एक ग्रुप समझ रहे हैं तो हम ग्रुप की बात. द मिनट पार्लियामेंट में वो चीज जा रही थी तो इट वाज वेरी कॉमिकल फॉर जेन जी, कि देखो हम एक सीरियस बात कर रहे थे, उसमें कॉमिक हमने एलिमेंट डाला एंड इट रीच देयर. सो इट इज सुपरफिशियली वेरी फनी, बट इंटरनली इट इज टॉकिंग समथिंग डीप, कि हम सब एक हैं एंड यू कांट ब्रेक अस. राइट. हाँ, बिकॉज जब हम वहाँ पर गए थे भाई, वहाँ पे गेम्स चल रहे थे, ऊनो खेल रहे थे बच्चे बैठे हुए और भी तरह तरह के गेम्स हो रहे थे. तो आई आस्क्ड देम कि क्यों हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सीरियसली होता रहेगा तो कोई नहीं सुनेगा, हमें ये करना पड़ेगा, तभी ये हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा है एंड ओवरऑल भी. बहुत सीरियस होगा तो वो खुद थक जाएंगे. Right. बच्चे ही है ना अल्टीमेटली, अभी उतने मेंटली डेवलप नहीं हुए हैं कि एकदम फुल एग्जॉशन, फुल इमोशनल एग्जॉशन को डील कर पाए. प्लस जो लास्टिंग इफेक्ट होता है ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट के बाद, वो उनकी साइकोलॉजी को और अफेक्ट कर सकता है. सो इट इज वेरी गुड दैट दे यूज ह्यूमर इन सच अ वे दैट इट वाज हेल्दी फॉर देम एंड इट एक्चुअली क्रिएटेड सम इम्पैक्ट. राइट. कमिंग टू सोशल मीडिया, भाई गेम चेंजर बोलेंगे इस केस में. बचपन से पेरेंट्स वो करते हैं कि अरे भाई दूर रहो, इंस्टाग्राम से दूर रहो, ये करो वो करो, बट अल्टीमेटली जो प्रोटेस्ट ग्रो किया, या इनफैक्ट द पार्टी या द होल मूवमेंट सोशल मीडिया की बदौलत हुआ है. मतलब मोस्टली क्या होता था, कुछ लोग बैठते थे प्रोटेस्ट के लिए, तब मीडिया जाता था वहाँ पे, तब वो कवर होता था, तो वो थोड़ा बढ़ता था. इधर चीज़ें सब उल्टी हो रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर चीज़ें आई, तब फिर मीडिया को लगा कि ओ अच्छा यहाँ ये हो रहा है, एंड देन थिंग्स became as big as they were. तो सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट रहता है इस तरह के केसेस? सो सोशल मीडिया कैसे कर रहा था ना, वो एक वाइकेरियसली आपको प्रोटेस्ट का पार्ट बना रहा था. वाइकेरियस मतलब आप घर बैठे बैठे उस प्रोटेस्ट का एक तरीके से पार्ट बनवा रहे थे. सी नॉट एवरीबडी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन.
कोई एकदम स्ट्रांगली अगेंस्ट होता है, कोई बहुत स्ट्रांगली प्रो होता है किसी भी मूवमेंट में, लेकिन a lot of chunk does not have enough information to make a stance. तो वो थोड़े न्यूट्रल में रहते हैं और वो ना तब एकदम बिखर जाते हैं जब उनको सिर्फ एक तरफ की न्यूज आती है, एक तरफ की इंफॉर्मेशन मिलती है. सो दे रादर नॉट पार्टिसिपेट ऐसी सिचुएशन में. सोशल मीडिया ने क्या किया, अनफिल्टर्ड रखा. आप उसको रेगुलेट तो नहीं कर सकते हो, घर घर से वीडियो बन रही थी. सो यू वर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल साइड्स, आप चाहे मूवमेंट के साथ में हो या मूवमेंट के अगेंस्ट हो. सो आपको एक ओपिनियन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी. एंड बिकॉज दैट opportunity was available 24/7, social media communicated it to everybody and across the India or in fact across the globe. तो घर बैठे इंसान को भी पता चल रहा था कि अच्छा जंतर मंतर पे ये हो रहा है या झारखंड में ये हो रहा है. So they could make their own opinion and जो मान लीजिए न्यूट्रल था, फिर वो informed decision लेके या तो इधर आ पाया या उधर आ पाया. So that is how social media helped this time. It got people connected. कैमरा, हाँ जी. कैमरा किस तरह से इस तरह के प्रोटेस्ट्स को एग्रेवेट करता है? लाइक एक कैमरा ऑन होने से क्या साइकोलॉजिकली ज़्यादा इम्पैक्ट होता है? सी अब ये ना थोड़ा सब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन है, क्योंकि कई मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स थे उस टाइम पे जो कह रहे थे कि हमें बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है. सारा टाइम आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो, बिकॉज इट वाज टॉकिंग अबाउट द प्रोटेस्ट एंड नॉट एवरीबडी कुड टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन. तो उनको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा था एंड सम ऑफ देम एक्चुअली हैड एग्रीवेटेड सिम्टम्स उस टाइम पे. जैसे किसी को अगर बेसलाइन एंजाइटी ज़्यादा है और उसने कैमरा देखा और उसने देखा कि लड़ाई की बात आ रही है, मारपीट की बात आ रही है, या समबडी इज फास्टिंग फॉर सो लॉन्ग, सो पीपल वर वाइकेरियसली शेयरिंग दैट इमोशन. जो भी इमोशन आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो इमोशन आप तक आ रहा है एंड सम पीपल स्टार्ट लिविंग दैट इमोशन. सो कैमरा कैन एक्ट एज अ डुअल एज स्वॉर्ड. वो ऑफ कोर्स आपको कनेक्ट कर रहा है, आपकी बात को बढ़ा रहा है, लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ इकट्ठा कर पा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ रही थी उससे. उन लोगों को वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था प्रोटेस्ट का. उनको लग रहा था यार ऑलरेडी दुनिया में इतना सब कुछ खराब है, प्रोटेस्ट और हो गया, क्या जीना ही सही है कि नहीं है. सो वी कांट ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ इट. देयर वर टू sides to it. Okay, so just now you mentioned कि clients आए थे आपके पास. So basically there were protesters who went up to you because they were so, मतलब उसका इतना असर हुआ था उन पे. Yes, so हम जब भी ट्रॉमा की बात करते हैं ना, या तो हम फिजिकल की बात करते हैं, मेंटल की बात करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट साइड पे दोनों होता है. अगर आपके बेस्ट फ्रेंड को स्टिक लगी है या मार पड़ी है, तो इट्स नॉट जस्ट देम गेटिंग फिजिकली हर्ट, इट इज यू ऑल्सो गेटिंग इमोशनली हर्ट वाइकेरियसली. कि मेरे दोस्त को, मेरे मतलब आपको बाय प्रॉक्सी भी हर्ट होता है. एंड समटाइम्स पीपल फील दैट मच मोर देन यू वुड इमेजिन. कि कोई इंसान, you'd never know कि किसका क्या बेसलाइन इमोशनल रेजिलियंस है. एंड आई हैड अ पेशेंट जिसने मुझे एग्जैक्टली इसी तरीके से समझाया था कि माई फ्रेंड गॉट बीटन ब्लैक एंड ब्लू ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट टाइम, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जब पुलिस का लाठी हुआ था. तो उसमें it was like what 21-year-old 22-year-old person who had come to me and they were like कि मेरे से रात भर सोया नहीं जा रहा है, I'm just crying throughout the night because those visuals are recurring to me. Of course ये PTSD की definition नहीं बनता है, लेकिन उनकी anxiety इतनी बढ़ गई थी कि they had to consult somebody like me. So we don't see that side of the protest. Of course हम jokes वगैरह की बात कर रहे थे, but हाँ एक ये side भी था जहाँ पे लोगों ने actually mentally exhaust हुए, suffer किया. So there was this patient, मतलब I'm making a composite of the case. So basically what happened was they complained that they had lost somebody. And during the protest time, for some reason, that memory increased a lot more than her usual self. So she could not sleep. And because she could not sleep, what had happened was her bipolar disorder got triggered. So what happens is bipolar disorder में sleep becomes very much important for regulation. And bipolar में दो चीज़ें होती हैं. एक होता है mania और एक होता है depression. सो अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है तो इन सम सिचुएशन व्हेन देयर इज एग्रीवेटेड स्ट्रेस, अब स्ट्रेस उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस था, लेकिन उसको पर्सनल मेमोरीज ट्रिगर करी कि आई हैड लॉस्ट समबडी, एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग डिप्रेसिव सिम्पटम्स शी वेंट इनटू अ मैनिक एपिसोड, फुल ब्लोन मैनिक एपिसोड. कैन यू एक्सप्लेन? सो मैनिक एपिसोड में क्या होता है, आपको पूरी रात नींद नहीं आती है, यू स्टार्ट फीलिंग लार्जर देन लाइफ. आपको ऐसा लगता है आप में बहुत एनर्जी है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, इनफैक्ट टू द पॉइंट डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो सकती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, मैं एक मतलब कई पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मैं एमा वॉटसन से शादी कर लूंगा. एंड दे डोंट जस्ट से इट, दे बिलीव इट टू द पॉइंट कि उनको लगता है ये सच है. द एनर्जी इज टू मच एंड द थॉट लेवल पे थॉट्स दौड़ रहे होते हैं एंड दे कीप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. दे स्टार्ट रिलीजियोसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर देते हैं, रात को 2 बजे उठ के घर का झाड़ू पोछा लगा रहे हैं. सो दोज आर मैनिक लाइक सिम्टम्स.
सो वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं इन अक्यूट स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस इन अ बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट। तो जिसको ऑलरेडी बाइपोलर की बीमारी है, उसने अगर बहुत ज़्यादा इस तरह का कंटेंट कंज्यूम किया और एक उसको कोई स्ट्रेसफुल मेमोरी इंसाइट हो गई, सो दैट एक्चुअली हैपेंड विद द पेशेंट कि उसको वो एपिसोड ही ट्रिगर हो गया था डिस्पाइट हर बीइंग ऑन मेडिकेशंस, स्टेबल मेडिकेशंस। ओके, तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जैसा आप बता रहे हैं एंड उसको प्रोटेस्ट में एकदम प्रोएक्टिवली पार्ट लेना है, तो व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस वुड यू गिव देम? सी आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप ऑलरेडी किसी बेसलाइन मेंटल डिसऑर्डर के साथ डायग्नोस्ड हैं एंड यू आर ऑन योर मेडिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि वो ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, मतलब कितने समय से आप स्टेबल चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दिस पेशेंट वॉज हार्डली स्टेबल, वो अभी इतनी स्टेबल हुई ही नहीं थी कि शी कुड टेक ऑन सच स्ट्रेस। तो अभी स्टेबिलिटी आई नहीं थी, मेडिकेशन ऑप्टिमाइजेशन फेज में ही था। दूसरी बात आप ये देखो कि आपकी पर्सनल वेलबींग में जो आपके मेजर बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे स्लीप, एपेटाइट और बाउल मूवमेंट, मतलब खाना क्या खा रहे हो, सो क्या रहे हो, और आप जो लैट्रिन वगैरह जा रहे हो, उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा है मेजर। इफ यू हैव अ बेसलाइन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यू हैव टू टेक केयर कि आपकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग मेंटेन्ड हो, आप जो दवाई ले रहे हो वो टाइम पे ले रहे हो, एंड देन मे बी यू कैन प्रोटेस्ट। मतलब प्रोटेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट बी कॉशियस कि आप ओवर एंड अबव ना चले जाओ इस सिचुएशन में कि आपको ही प्रॉब्लम हो जाए। राइट, ओके। तो अब जैसे जब वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, टीयर गैस शेल्स फेंके गए, तो उस टाइम पर एक था ना, एक काम सा प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ देर तक, एंड अचानक से ये हुआ, तो ये जो शिफ्ट हुआ माहौल में, जो मूड में, हाउ वुड इट अफेक्ट पीपल? सबकी अलग अलग आई थिंक होती है मेंटल इस चीज़ को टेक करने की, तो हाउ वुड इट अफेक्ट लाइक डिफरेंट पीपल? सी लाइक आई सेड कि कोई भी प्रोटेस्ट बड़ा तब बनता है वो जब 4 एलिमेंट्स मिलते हैं। Right, तो हाँ. आपको जो इनजस्टिस था, आइडेंटिटी थी, आपकी एफिकेसी थी और मोरालिटी थी, तो इधर वही हुआ कि जैसे ही वो प्रोटेस्ट का एक रुख बदला, द मूवमेंट चेंज्ड, तो लोगों के मन में वो आइडेंटिटी बढ़ गई, यार हम सब ऑप्रेस हो रहे हैं। लाइक इट बिकेम अ मूवमेंट ऑफ क्राइसिस एट दैट मोमेंट। आपका बेसलाइन चल रहा है कि हाँ एजुकेशन सिस्टम खराब है, हमें रिफॉर्म्स चाहिए, एंड उस मोमेंट पे जैसे आपने टीयर गैस फेंका, यू हैड अ कलेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग इनजस्टिस। तो इनजस्टिस सिर्फ मैं तक नहीं रहा, हम पे कन्वर्ट हो गया, और वो मूवमेंट ऑफ क्राइसिस ने उसको एकदम से बड़ा बना दिया कि ऐसा कैसे कर सकते हो, अब तो कुछ भी हो जाए हम डट के रहेंगे। एंड देन यू सी कि कितना बड़ा 2-3 दिन में वहां पे भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग फ्लाई कर करके आ रहे थे। आई रिमेंबर कई मेरे फ्रेंड्स जो IIT और एम्स से हैं, उन्होंने कई हजारों के खाना अपनी तरफ से, अपनी सैलरी से भिजवाया था कि जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं उनको खाना पहुंच पाए वहाँ पे। सो दैट वाज द शेयर्ड बिलोंगिंगनेस। राइट, ओके। तो ये जो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो जैसे आपने बताया कि सबको एक वो वी वाली फीलिंग आई, एंड ये चीज़ें और बढ़ी, एंड एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड। क्या कुछ ऑपोजिट भी हो सकता था कि एकदम से सब कुछ ख़त्म हो जाता, सब साथ में मिल करके वापस चले जाते? मतलब इस तरह का फियर भी आ सकता था माइंड में? सी होने को तो ऑब्वियसली इट इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे आप चाइना में हम तियानमेन स्क्वायर की बात करते हैं, या हम पुराने कोई भी प्रोटेस्ट देखे जिसमें हमने ऑप्रेस कर दिए हैं प्रोटेस्ट, बट देन द स्टैंड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इज मच मोर ब्रूटल। एंड उससे ना आप इस मूवमेंट को क्रॉस सेक्शनली, मतलब उस समय पे तो रोक सकते हो, लेकिन जो फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है ना, वो घड़ा जो आपने भरा था, जो ग्लास आपने पानी का भरा था, वो नहीं हटा सकते। सो आज नहीं तो कल 2 बूंदे दोबारा कोई और आएंगी जो उसको बाहर निकालेंगी। सो देयर इज नॉट, मतलब आप ऑप्रेस करके अभी के लिए आप उनको रोक सकते हो, बट जो ग्लास तो भरा हुआ है ना आपने, कभी ना कभी कोई और छोटी गलती पे वो प्रोटेस्ट वापस होना ही था। सो यू कैन नॉट ऑलवेज एंड इट, यू कैन मे बी डिले इट। तो जैसे जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, या जो एकदम घर में रहते हैं, जो ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्या वो भी इस तरह के प्रोटेस्ट का पार्ट हैप्पीली बन सकते हैं? सी हैप्पीली से मतलब यही बोलना चाहूँगा कि आपकी खुद की फंक्शनैलिटी इतनी ख़राब ना हो जाए कि आपको कोई दिक्कत हो जाए। बट अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इन जनरल वो हैप्पीनेस की फीलिंग से कम, और रेज की फीलिंग से, गुस्सा, अनोयंस, फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट कि मेरे को चीट किया गया है, वो फीलिंग से आता है। सो आपको एज एन इंट्रोवर्ट अगर पार्टिसिपेट करना है तो जनरली व्हाट हैपेंस इज पीपल डू इट थ्रू अदर वेज। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द साइट, they write letters, they post articles, they post images, just the sense कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है, कोई बोल रहा है, that helps. I know a lot of famous people who were expected to
say something, हाँ. whether in favor or against, Hmm. but at least take a stance. हाँ. क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ हम हवा से बात नहीं कर रहे हैं, Right. there is somebody else listening. Hmm. So introverts can of course make an opinion, Hmm. take some stand indirectly. If not directly, not raising their voice, they can make a post, they can write something, Hmm. or they can channelize it through different अपने पर्सनल सोशल ग्रुप्स में. अच्छा, जब इस तरह का प्रोटेस्ट होता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर माइंड में क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक मतलब सिटीजन्स के ओवरऑल, जो उस दिल्ली के लोग हैं या ओवरऑल इंडिया के लोग हैं, एक जो जनरल माइंडसेट होता है वो किस तरह जाता है? So, ऐसे केस में सबसे पहले तो होता है फीलिंग ऑफ पॉसिबिलिटी आ जाती है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी, लग रहा था ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो डेविड एंड गोलायत वाली कहानी, वो ऐसा लगता है कि नाउ इट इज पॉसिबल. मतलब मे बी ऐसा नहीं है कि कभी हो ही नहीं सकता. सो फ्यूचर में अगर कोई हमें बात रखनी है, जो झारखंड में हमने देखा कि इमीडिएटली आफ्टर दिस जंतर मंतर प्रोटेस्ट, वो फीलिंग इसलिए थी कि हाँ मतलब देयर इज अ चांस कि हमें भी सुना जाएगा. तो एक सक्सेस आपको वैलिडेट कर देता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम ये आई से वी कन्वर्ट हो जाएं और वी बन के लड़ें तो वो एफिकेसी आ जाएगी, मतलब हम कर पाएंगे. तो एक पॉसिबिलिटी की आप वो दिखा देते हो, आप एक रास्ता दिखा देते हो कि हाँ अगर इस पे चलोगे तो शायद उस रास्ते के एंड में लाइट है, पूरा अंधेरी टनल नहीं है. सो वो फीलिंग दे देते हो आप. अच्छा, जैसे एक टर्म है फोमो, वी ऑल नो दैट, ओके, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो क्या ऐसा है कि बिकॉज ये नए नए टर्म्स आ गए हैं एंड लोग इतना अवेयर हैं बिकॉज ऑफ अबाउट एवरीथिंग, तो इस वजह से इस तरह के प्रोटेस्ट को और ज़्यादा लोग मिले और ज़्यादा वॉइस मिली कि उनको ये था कि मिस आउट ना कर दें, कहीं हम वहाँ पर कुछ जाके कर सकते हैं बट मिस आउट ना हो जाए? सी ऑफ कोर्स ऐसे कई सारे एलिमेंट्स रहते हैं. बिकॉज अर्लियर जब भी कभी ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं तो मे बी इतना ज़्यादा नहीं उसका इफेक्ट. इस बार प्रोटेस्ट में यही था कि इट वाज अ कल्चरल फिनोमेना कि आप कुछ भी खोलोगे आपको प्रोटेस्ट की न्यूज आ ही जाएगी. आप अपने आप को कितना भी आइसोलेट करोगे वो प्रोटेस्ट आपको दिखेगा ही. सो क्योंकि वो आपको रिपीटेड डोजेस में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सपोजर हो रहा था, एवरीबडी वाज लाइक ऐसा क्या है, जिनकी कोई ओपिनियन नहीं थी, जिनको कोई मतलब नहीं था पॉलिटिक्स से, जिनको कोई मतलब नहीं था एजुकेशन से, वो भी ये सोचे थे यार कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है. सो दैट येस ऑफ कोर्स हेल्प्ड, बट आई वुड से कि वो माइनर चंकी था, वो देखने में एंटरटेनिंग लग रहा था, लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ people they who were there, जो इसको रन करवा पा रहे थे, they had strong conviction for the views they had, चाहे वो against हो या pro हो, but they had very strong conviction. लेकिन जो फोमो वाले लोग थे, they brought in audience, they brought in people, उन न्यूट्रल लोगों को लेकर आए जो कि फिर वहां पहुंच के एक अपनी ओपिनियन बना पाए कि यार मुझे यहाँ से जाना है या यहीं खड़े रहना है. So that feeling of FOMO actually helped for protest to get more viral that way. Okay. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन भी यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो रही है, लाठीचार्ज, टीयर गैस, ये वो, भीड़ में स्टैम्पीड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो लोग हैं जब साथ में हैं तो दे मे बी मतलब दे आर फीलिंग सेफर, कि भीड़ में दे आर फीलिंग सेफर. तो ये दो तरह की चीज़ें कि वही भीड़ उनको नुकसान पहुंचा सकती है बट देन दे आर फीलिंग सेफर. सो एक ना इसके ऊपर स्टडी भी हुई थी, किसी इंसान को देखोगे तो वो ऑब्जेक्टिवली दे आर, उनको मतलब लगता है कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको एक्चुअली ज्यादा हार्म पहुंच सकता है. और सब्जेक्टिवली दे फील कि हम तो सब साथ में, बट एक्चुअली में वो थोड़े कम साथ में होते हैं. कि वो फीलिंग वाला डंडा जब पड़ता है तो एक ही को पड़ता है, दो को नहीं पड़ता. तो दैट इज द कांसेप्ट बिहाइंड इट. तो मतलब डू यू बिलीव कि ये जो जेन जी का डिजिटल फर्स्ट प्रोटेस्ट था उसने ओवरऑल इम्पैक्ट किया? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ जेन जी? आई वुड से कि इट वाज बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स दैट जेन जी इज यूज्ड दैट हेल्प्ड. सो जेन जी, देखो बिना एविडेंस और बिना स्टडी के तो ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट आई वुड से दिस वाज मोर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द वे इट वाज यूज्ड, द प्रोटेस्ट टूल्स दैट वर यूज्ड बाय जेन जी. They might not have been insanely genius or maybe out of the ordinary, they did not do anything, but they used the tools very correctly. Humor as a tool उन्होंने सही यूज किया, उन्होंने social media as a tool बहुत अच्छे से यूज किया, और उसकी वजह से जो कन्विक्शन बना कि नहीं भाई करना है, आना है, और वो जो लेस सीरियसनेस में ज्यादा सीरियस बातें कह दी. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स ओवरऑल हेल्प्ड. ये एक अच्छी सब्जी थी जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे चूज किए गए. तो ये वो वाली बात थी. Okay. आपका क्या contribution था? Like, did you make reels? What did you do as a psychiatrist at that time? So as a psychiatrist, first I was making reels and content around कि
ओवरवेल्म अगर आप हो रहे हो तो उसको हम्म। कैसे डील कर सकते हैं. हम्म। Secondly, whenever I was speaking about protest, whether in whatever stance I was taking, I was losing followers. So I Okay. had about 128,000 followers and I came down to 126,000. तो about 2,000 followers मैंने सिर्फ इसलिए खो दिए Because क्योंकि you I was talking about the protest. So I okay. do understand where others are coming from, but that was my morality. कि अगर मैं नहीं बोलूंगा, अगर मैं कोई स्टैंड ही नहीं लूंगा, तो फिर क्या फायदा इस इन्फ्लुएंस का, जो हम Right. इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, उस इन्फ्लुएंस का फायदा क्या है. Hmm. So on a personal level, I was very much involved in the protest, and on social level, I was trying my best to at least give my side of views. कि अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसके पीछे क्या कॉग्निटिव फैलेसी है, आप एक बात कह रहे हो और या कह नहीं रहे हो, तो क्या साइकोलॉजिकल आप टूल्स यूज कर रहे हो, तो वो लोगों तक पहुंचा रहा था मैं. Okay, I think on that note, thank you so much, Shaurya. Thank you so much for calling me. Lovely having you.